नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है अमरावती मेडिकल कॉलेज के निर्माण की। अब निर्माण के विवाद की इसलिए नहीं करते, कहीं न कहीं मामला सेटल होते हुए दिख रहा है, लेकिन समय लग सकता है। और क्या स्थिति रहेगी, कितने समय में शुरू होगा और किस प्रकार जो वर्तमान बैच है चलेगी। मेडिकल कॉलेज तो वहाँ बनेगा, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा और उसके लिए कोशिश भी जारी है। लेकिन इसी बीच जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, उसकी स्थिति क्या रह सकती है? हमारे साथ में आज है पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज के डीन एटी देशमुख साहब। उनसे जानेंगे कि मेडिकल कॉलेज की क्या ज़रूरतें हैं और क्या उनकी फॉर्मेलिटीज़ है और कहाँ अमरावती के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद हुआ था, वो कहाँ तक निपटने की स्थिति है। डॉक्टर साहब खुद एक मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, तो मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से हमको समझा सकेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान में जैसे आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में चर्चाएँ शुरू हो गई थी। कई लोगों ने कहा कि वहाँ से मेडिकल कॉलेज हटना चाहिए, दूर जाना चाहिए, शहर से दूर है, शहर से नज़दीक है। वर्तमान में अभी गवर्नमेंट की जो संस्था है उसके साथ में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। क्या वर्तमान में आपके जो जानकारी है, क्या स्थिति है अभी मेडिकल कॉलेज की? जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, जी। अमरावती में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2 साल पहले सैंक्शन हुआ और चालू भी हो चुका है। जी। कोई भी मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है, तो करीब 5 साल लग जाते हैं पहली बैच पास आउट होने के लिए। और सभी कॉलेजेस में यह अनुभव रहा है कि पूरा सेटअप करने के लिए 5 साल भी कम गिरते हैं। लेकिन जहाँ तक एक मेडिकल कॉलेज में क्या-क्या ज़रूरी होना चाहिए, इसके जो मानक हैं, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन डिफ़ाइन करता है और जिसके मुताबिक पूरा मेडिकल कॉलेज को चलना पड़ता है। और वो नहीं रहे तो नेशनल मेडिकल कमीशन इसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। जी। इसलिए जो सब मेडिकल कॉलेजेस आज पूरे इंडिया में चल रहे हैं, वो सब एनएमसी के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ही चलते हैं और उसमें पूरा डिफाइंड है कि किस स्टेज पे क्या-क्या होना चाहिए। जैसे कि जब शुरुआत होती है तो कितना बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। आजकल तो शुरुआत में ही हॉस्पिटल ज़रूरी है और जैसे-जैसे साल बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर तक के पहुँचते हैं, तो पूरा फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चाहिए। अब ये नए मानकों के हिसाब से तो जब शुरुआत करते हैं तभी सब कुछ होना चाहिए और यानी इसीलिए शुरुआत जिस मेडिकल कॉलेज को शुरुआत कर दिया उस समय, लेकिन मेडिकल कॉलेज जहाँ नया निर्माण कर रहा है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने को समय लगे, तो मेडिकल कॉलेज 5 साल बाद शुरू करना, ऐसा बोलना है आपका? हाँ, वैसे देखा जाए तो एनएमसी कहता है कि तुम्हारा हॉस्पिटल ऑलरेडी वर्किंग होना चाहिए तभी आपको परमिशन मिलती है। अब जैसा अमरावती मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी डफरिन और इरविन वर्किंग थे, उसी कारण से उनको परमिशन मिली है। तो इसलिए वो मानक तो हॉस्पिटल का डेफ़िनेटली मानक जो चाहिए। जो चाहिए था वो तो फुलफ़िल हो चुका है। लेकिन इवेंचुअली जब बैच पास आउट होती है, तो जितना बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ सब डिपार्टमेंट्स होना चाहिए, जी। फंक्शनिंग होना चाहिए, ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी तभी स्टूडेंट्स यानी बराबर स्टूडेंट को सीख प्रैक्टिकल पाएँगे। सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। दिखने चाहिए, उतने वहाँ पे पेशेंट्स जहाँ फील्ड में जाके वर्क करे तो उतना पूरा उसको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक एक मेडिकल कॉलेज का सवाल आता है, इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी 100 स्टूडेंट्स के यदि आप एडमिशन कराते हो, तो आपके पास करीब-करीब 600 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और उस 600 बेड हॉस्पिटल में अलग-अलग 20 डिपार्टमेंट्स ज़रूरी होते 20 हैं डिपार्टमेंट होना। और 20 डिपार्टमेंट्स पूरी तरह फंक्शनिंग होना चाहिए जब आपकी पहली बैच पास आउट होती है। जी। क्योंकि वहीं पे बच्चे सीख पाएँगे। सब जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको जब तक कि क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलता नहीं है, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन पाएँगे। थ्योरी एक अपनी जगह है और क्लिनिकल एक्सपोज़र और प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह जो रहता है, वो जिसके अपनी जगह। कारण स्टूडेंट्स मेडिसिन पढ़ पाते हैं, वो अलग है। इसलिए उसके लिए उसकी ज़रूरत है कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर सब फैसिलिटीज़ भी आ गई, जी। वार्ड्स आ गए, लैबोरेटरीज़ आ गई, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए लैबोरेटरीज़,
बेसिक साइंसेस पढ़ने के लिए भी लेबोरेटरीज, प्री मेडिकल और पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने के लिए लेबोरेटरीज लगती हैं, और वहाँ पे उनको सब कुछ, सब एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तो ही वो बराबर डॉक्टर बन। तो पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात है कि आपके पास स्टाफ होना चाहिए। आज करीब एक मेडिकल कॉलेज 100 बेड्स का चलाने के लिए आपके पास करीब 200 स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए। स्टाफ स्टाफ मेंबर्स मेंबर ने डॉक्टर्स, स्टूडेंट या हायर किए हुए बाहर से, जैसे टेक्निकल में नहीं, जैसे में कैसे मैं डॉक्टर्स मैं जिन स्टाफ की बात कर रहा हूँ वो प्योरली टीचिंग स्टाफ है, अच्छा। यानी डॉक्टर्स। नॉन मेडिकल स्टाफ जो जरूरी है हॉस्पिटल चलाने के लिए या कॉलेज चलाने के लिए, वो तो अलग है। लेकिन एक जो मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें 20 डिपार्टमेंट होते हैं, अमूमन हर एक डिपार्टमेंट में 5 से 10 लोग होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये 200-300 लोगों का स्टाफ आपको जरूरी होगा। यानी 100 लोगों को पढ़ाने के लिए 200 लोगों का स्टाफ स्टाफ कॉलेज की मान्यता है। डॉक्टर्स का, हाँ जी। और उसमें भी आपको अलग अलग सीनियरिटी के टीचर्स लगेंगे, जैसे प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सीनियर रेसिडेंट्स है। ये चारों कैटेगरीज है टीचर्स की, और इनका होना जरूरी होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लिनिकल मटेरियल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डॉक्टरी पेशा और प्रोफेशन ये ऐसा एक टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें आप सिर्फ पुस्तकों में से नहीं पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी चाहिए। प्रैक्टिकल्स और क्लिनिकल एक्सपोजर उतना ही मायने रखता है जितना थ्योरी मायने रखता है। लुक एंड लर्न वाली बात हो जाती है। तो जब तक कि वो सब उनको हर किस्म के पेशेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तब तक उनको वो समझ नहीं पाएंगे कि एक पर्टिकुलर डिसीज कैसा होता है, कैसा प्रेजेंट करता है। इसलिए ये तीनों चीजें जब साथ में हो तो ही एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सेटअप हो जाता है। और एक मेडिकल कॉलेज सेटअप होने के लिए जैसे मैंने कहा 5 से 10 साल लग ही जाते हैं, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके तहत सभी मेडिकल कॉलेजेस डेवलप होते हैं। जैसे जहाँ का मैं डीन हूँ पीडीएमसी में, आज 40 साल हो गए, इसलिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स रेगुलरली होते रहती है। टेक्नोलॉजी बताई, वो पीडीएमसी कितनी फुलफिल करती है? हमको तो 100% फुलफिल करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि एनएमसी 600 बेड चाहिए, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इंस्पेक्शंस बहुत रेगुलरली करते हैं। ऑनलाइन इंस्पेक्शंस होते हैं, वर्चुअल इंस्पेक्शंस होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में और हर एक मेडिकल कॉलेज में 25 कैमरास लगे हैं, जो कि जिसका डायरेक्ट फीड जाता है एनएमसी के हेडक्वार्टर्स। मॉनिटरिंग होती है वहां से, और वहां से मॉनिटरिंग होता है कि आपके पास वार्ड्स कितने हैं, पेशेंट्स कितने हैं, तो उनको डेली बेसिस पे पता रहता है कि आज पीडीएमसी में कितने पेशेंट्स एडमिट हैं। इतना ही नहीं, तो अभी तो सभी पेशेंट्स के लिए इवन आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिए। आधार रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर हर एक व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अत्यावश्यक है, क्योंकि वो जो डॉक्टर के पास जाएगा वहां उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसका मेडिकल रिकॉर्ड तैयार होते जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा कि अपने पास कितने पेशेंट्स हैं, किस किस्म के पेशेंट्स हैं और अपनी जरूरत क्या है, तो उसके मुताबिक पॉलिसी डिसीजंस हो पाएंगे। इसलिए अभी आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है, तो इसलिए हमको तो ये नॉर्म्स फुलफिल करना ही पड़ता है। पीडीएमसी आज अमरावती में का ऐसा हॉस्पिटल है जहां 100% आधार रजिस्ट्रेशन होता है, और ये जरूरी है, हर एक मेडिकल कॉलेज में होना ही चाहिए। तो ये सब जो मॉनिटरिंग होता है एनएमसी के लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा रेगुलर है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में थोड़ा उनको एक एडवांटेज मिलता है कि उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं होता होगा, लेकिन एज फार एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर कंसर्न, एनएमसी ये हर एक मानक रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल बिल्कुल सारे लगेंगे, 600 बेड लगेंगे, उसके सिवा तुम्हारा ट्रेनिंग बराबर हो ही नहीं सकता। आज जो कोई भारत में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें से कुछ कॉलेजेस का नाम इसलिए लिया जाता है, जैसे एम्स है, एक बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स है, या फिर मणिपाल, प्राइवेट में भी मणिपाल मेडिकल कॉलेज है। इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो टीचिंग फैकल्टी है,
यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट लोड है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, वो सबसे बेहतरीन है। इसीलिए चॉइसेस में ये आपको सबसे ऊपर दिखेंगे हर वक्त। तो ये ज़रूरी होता है कि हर मेडिकल कॉलेज में ये तीनों मानकों पे अपना पूरा डेवलपमेंट कराना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये एक सुविधा हो जाएगी और अच्छे स्टूडेंट जो पास आउट होंगे उनका कैलिबर अच्छा रहेगा। जब मेडिकल कॉलेज अप्रूव करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे टाइम लाइन पे लिखी होंगी, ये इतने दिन में कंप्लीट होगा, ये इतने दिन में कंप्लीट होगा, इतने दिन में, क्योंकि फंडिंग का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, फंडिंग अप्रूव होता ही पूरा पूरा। गवर्नमेंट कॉलेज में एक फंड रिसोर्सेज बहुत, क्यों प्राइवेट में जब कुछ पास से लगाना पड़ता है, तो बेटर गवर्नमेंट कॉलेज होता है प्राइवेट कॉलेज होता है? मेरे हिसाब से ये डिफरेंस मुझे कोई ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि प्राइवेट अच्छा है कि गवर्नमेंट अच्छा है। जो कॉलेज में सब फैसिलिटीज़ है वो अच्छा कॉलेज है, अच्छी टीचिंग फैकल्टी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ, सब सुविधाएं हैं और क्लिनिकल मटेरियल अच्छा है, तो वो कॉलेज अच्छा रहेगा। जैसा मणिपाल मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एक वर्ल्ड रिनाउंड प्राइवेट ब्रांड मेडिकल लेके रखा कॉलेज हुआ है, उनका ब्रांड डेवलप किया है उन्होंने, इसलिए हर कोई वह डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि एनएमसी ने पूरा डिफाइन किया है कि फर्स्ट ईयर में क्या होना, सेकेंड ईयर में क्या होना, थर्ड ईयर में क्या होना, फोर्थ ईयर में क्या होना, यानी पहले 5 साल का पूरा पहले 5 टाइमलाइन बना साल के का रखिए, पूरी पूरा क्या-क्या होना पूरा चाहिए। पूरा टाइमलाइन बनाया हुआ है और वो मानकों के तहत ही आपको मेडिकल कॉलेज डेवलप करना पड़ता है। जैसे बताया कि आपने गवर्नमेंट की कॉलेज कुछ मानक कम ज़्यादा भी होता है, तो गवर्नमेंट उसमें एडजस्ट करती है क्या एनएमसी एडजस्ट नहीं करता है? गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन का एक नजरिया रहता है कि गवर्नमेंट जो भी मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करते हैं वहां पे स्टूडेंट्स को मिनिमम फीस देना पड़ता है। तो मिनिमम फीस पे इतना फ्री स्ट्रक्चर एजुकेशन, लिटरली फ्री एजुकेशन आप दे रहे हो, इसलिए उनके बारे में एनएमसी भी थोड़ा अलग ढंग से लिबरल रहे। सोचे, लिबरल रहे, ये हाँ। जायज है कि इतना सोशल वर्क हो रहा है, इतना स्टूडेंट्स के फेवर में वर्क हो रहा है, तो उनको थोड़ी ढिलाई दी भी जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जहां तक करेक्शन की नोटिस देकर। करेक्शन की नोटिस देके उनको भी संभलने की और संवारने की जरूरत है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी आज के तारीख में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं कि इनके स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि एम्स न्यू दिल्ली, आप किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर लोगे तो कहीं पे भी वो फीका नहीं दिखेगा आपको। और सरकारी यंत्रणा से चल रहा सारा का सारा पूरा सरकारी पैसे से ही चलता है। और बाकी एम्स भी अभी जो डेवलप हो रहे हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं। वर्तमान में आते जो अमरावती में मेडिकल कॉलेज चल रहा है अभी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे अभी अस्थायी रूप से चल रहा है। 2 बैच करीब करीब पूरी हो गई, तीसरे बैच के एडमिशन की बात आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी उनको डी रिकॉग्नाइजेशन की नोटिस आ गई, तुमने जो प्राथमिकता रहता है बोल रहे वो पूरी नहीं की है। जो स्टूडेंट्स होना वो स्टूडेंट्स नहीं है। तीसरे साल में जाने के बाद, जैसे आपने हर साल की अलग अलग पूरी आवश्यकता होती है, तीसरे साल में जाने के लिए जो आवश्यकता है ना वो शायद पूरी नहीं हुई, तो क्या ये रुक जाएगी इस साल की एडमिशन? जैसा मैंने कहा कि एनएमसी का ये रेगुलर प्रोसेस है। जैसा मैं आपको प्रोसेस भी समझा के बताता हूँ कि हर साल एक इवैल्यूएशन होता है हर एक मेडिकल कॉलेज का, अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। यानी हमारा भी जो पीडीएम से इसका भी इवैल्यूएशन का भी प्रोसेस शुरू है, अंडर ग्रेजुएट का भी। और हमको ईयरली परमिशन मिलती है बैचेस एडमिट करने हर साल की। परमिशन रिन्यू करनी पड़ेगी? हर साल परमिशन रिन्यू होती है। जब तक कि वो रिन्यूअल की परमिशन नहीं आती तब तक हमको एडमिशन मिलती ही नहीं है। एडमिशन प्रोसेस भी पूरा सेंट्रलाइज्ड है। कोई भी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज के लेवल पे एक भी एडमिशन नहीं होती है, सेंट्रलाइज प्रोसेस से थ्रू ही होती है। और वो सेंट्रलाइज प्रोसेस में आपके कॉलेज का नाम आने के लिए आपको एनएमसी से हर साल परमिशन लेना पड़ता है। तो ईयरली इवैल्यूएशन के तहत ये एक नॉर्म है कि जब आप पेपर सबमिट करते हो तो उसका इवैल्यूएशन होता है और उसमें से डिफिशियंसीज पॉइंट आउट हुए जाते हैं कि आपके पास फलाना चीज नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपको कंप्लाई करने के लिए वक्त दिया जाता है। और वो वक्त में यदि आपने कंप्लाई कर लिया तो वर्चुअली यानी ऑनलाइन ही उसका वेरिफिकेशन होके आपको उस साल के लिए परमिशन मिल जाती है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है कि हर एक कॉलेज को नोटिस तो मिलना ही मिलना है कि आपके कॉलेज में ये डिफिशियंसीज है और आपको ये कंप्लायंस करना है
और वो कंप्लाई करने के बाद आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है, जिसको फिर से एनएमसी इवैल्यूएट करेगी और फिर एक डिसीजन लेंगी कि आपको उस साल के लिए सीट्स एडमिशन के लिए मिले या ना मिले। तो आपके पास भी ऐसी नोटिस से हर साल कुछ ना कुछ क्यूरी रहती होगी। बिल्कुल, हर कॉलेज को कुछ ना कुछ कंप्लायंस आता ही है। जी। इतना ही कि अब हमारा कॉलेज पूरा वेल सेटल्ड होने के कारण हमारे जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो माइनर रहते हैं। हमारे पास सब बिल्डिंग्स है, हमारे पास पूरा टीचिंग स्टाफ है, हमारा वर्कलोड क्लिनिकल वर्कलोड अच्छा है, तो हमको ये सब चीज़ों में शायद डेफिशिएंसीज नहीं आना हो। लेकिन कोई एक आध सब्जेक्ट में कोई एक टीचर छोड़ के जाता है तो उसका एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है, तो उसका एक नोटिस आ जाता है कि आपने इसके अगेंस्ट पोस्ट भरी है क्या? होगी तो आप दिखाइए, कंप्लाई कीजिए, दे विल और एक्सेप्ट कोई इट। चीज़ की डिफेंस कंप्लाइन नहीं होती हो, जैसे अभी अमरावती में कहा कि 400 बेड 463 बेड का हॉस्पिटल कम से कम चाहिए। इरविन ने ये कर दिया, कंसेंट दे दिया, लेकिन डफरिन ने कंसेंट नहीं दिया था। इरविन में 350 के आसपास बेड है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने पे भी हमको ध्यान देना है कि भी कैसे हो सकता है। जैसे सजोटिया आपने जी, बताई- मैं तो कहूँगा कि एक तरह से ये जो लेटर आते हैं ना, ये एक निखारने की बात करते हैं। एक फायदेमंद चीज इसलिए होती है हमको कि हमारी गलती उसका हमको अपनी डेफिशिएंसीज भी पता चल जाती है और गवर्नमेंट और या जो भी अथॉरिटीज है उनको एक कंपेलिंग फोर्स आ जाता है कि अपने को ये करना है। जी। नहीं तो क्या होता है कि कंप्लेसेंस आ जाता है कि जैसा है चलने दो। जब तुमको लेटर मिलता है तो सब लोग जाग जाते हैं और फिर सारी चीजें फिर करने पर- सब जो इंस्टीट्यूशन लापरवाही चलती है वो भी ठीक हो जाती है। सब इंस्टीट्यूशंस फिर जाग जाते हैं और फिर वो जो भी कमियां हैं उसको पूरी करने में पूरी शिद्दत से लग जाते हैं। इसलिए ऐसे लेटर आ भी जाते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसके तहत कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो उसका फायदा है। अन्यथा इसका नुकसान एक ज्यादा। नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो कभी बंद नहीं होते, प्राइवेट कॉलेजेस बंद हुए हैं। जी। एनएमसी ने काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सेकेंड थर्ड ईयर में बंद किए थे, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज पाई गई और वो डेफिशिएंसीज करेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए मुझे तो भी ज्ञात है कि कम से कम 2-4 तो भी कॉलेजेस गवर्नमेंट ने बंद किए। पिछले साल ही एक डेंटल कॉलेज बंद हुआ महाराष्ट्र में का, क्योंकि वो उनके पास फैसिलिटीज नहीं थे या वो नहीं कर पाए, मानक नहीं फॉलो कर पाए, तो डेंटल कॉलेज डीरेकग्नाइज हो गया और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको फिर अलग अलग कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करते। स्टूडेंट्स का कोई भी सिस्टम में स्टूडेंट का नुकसान हो नहीं सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का फायदा कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके ऊपर अपने को काम करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि प्राइवेट में भी ऐसी डिफिशियंसी आती है तो यानी क्लियर करनी पड़ती है। जैसे आप प्राइवेट में, आपके ऊपर निश्चित रूप से एक आपके प्रशासन का दबाव होगा, आपके मैनेजमेंट का दबाव होंगे, भाई ये क्यों आई है, इसको पूरी करो करके। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे दबाव बना सकते कि ये क्यों नहीं हुआ। उनके ऊपर किसका दबाव रहेगा? आपके तो मैनेजमेंट का है, नहीं है तो आप डीन बदल देंगे। वो वहाँ क्या है? नहीं, वहाँ बराबर है। गवर्नमेंट इनको पूछने वाला कोई नहीं है ना यहाँ पे। गवर्नमेंट में तो हमारे से ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म है इसके लिए जी। पॉलिटिशियंस है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं जो ये सब करती है उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। प्राइवेट मैनेजमेंट में तो भी जो मैनेजमेंट है उनमें लिमिटेड लोग रहते हैं, उन्होंने जो कहा वही होता है। लेकिन जहाँ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सवाल आता है तो पॉलिटिशियंस अपना वजूद इस्तेमाल करके काफी कुछ कर पाते हैं। मैंने आपसे अभी बात कर रहा था तो मैंने जिक्र भी किया था कि काफी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र में के देखने लायक है, यानी ड्यू टू पॉलिटिशियन उनका पावर के कारण उन्होंने जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस ने बोलो या कोई भी जो भी ये होगा लीडरशिप होगा, उन्होंने जिस तरीके से वो कॉलेजेस डेवलप किए हैं, आप पास का यवतमाल मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, बेहतरीन आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, स्टाफ भी काफी है अभी। तो ऐसा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छे से डेवलप होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज को डेवलप
डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल इफोर्ट बहुत जरूरी, उसको व्यवस्थित करने के लिए। यदि बिल्कुल ये कमजोर होता है और ये बिखरावा रहता है, इनमें ईगो आता है, तो शायद फिर मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी पे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ सकता है निश्चित रूप से। मैं खुद एक जीएमसी नागपुर का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं हाल ही में जीएमसी नागपुर जाने का मुझे मौका मिला, तो मैं जाके देखा वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के पिछले 5-10 सालों में हुई है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हुई होगी। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश चालू है और निरंतर चालू है। रोबोटिक सर्जरीज होती है, यानी जो प्राइवेट में नहीं होती, ऐसी ऐसी चीज़ें आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो रही है। तो निरंतर गवर्नमेंट का भी प्रयास रहा है कि काफ़ी सारी सुविधाएं, क्योंकि अपन जो बेसिकली जब आप एक मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचते हो, तो जैसा एक आपको पता ही होगा कि पूरा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पे रहता है और टर्शियरी सेंटर्स में मेडिकल कॉलेजेस गिने जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये जो कल्पना है ये बिल्कुल सही है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है वो सबकी सब मेडिकल कॉलेजेस को रेफर होंगी, तो वहाँ पे सब सुपर स्पेशलिटीज और रिसर्च भी होंगे। रिसेंट एडवांसेस वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छे से कर सकता है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में उनका अभी मोटो ही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में एक गवर्नमेंट एक मेडिकल कॉलेज आएगा ही आएगा। आपसे सारी टेक्निकल बात है कि एक अमरावती शहर को लेके बात, मेडिकल कॉलेज कई लोगों का बोलना है कि दूर हो रहा है, शहर में होना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो शहर में यदि कॉलेज आता है तो डेफिनेटली, देखिए आप यदि आज अमरावती शहर का या अमरावती डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचोगे ना, तो इवन इरविन और डफरिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स कहाँ से आते हैं? अमरावती शहर से आते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स ग्रामीण भाग से आते हैं। हमारे पीडीएम से भी हम देखते हैं तो 50-60% पेशेंट तो ग्रामीण भाग से आते हैं। वो कहाँ कैसे आते हैं? वो एसटी से आते हैं, बसेस से, अपना ऑटो वगैरह जो आजकल जो मोड्स है उससे आते हैं, एम्बुलेंस से कुछ। तो उनके लिए शहर में सेंटर में रहना हॉस्पिटल एक सुविधा का है। हम तो हर बार बोलते हैं कि पीडीएमसी को सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो सेंट्रली लोकेटेड है। जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, उसमें पीडीएमसी एक अकेला है जो प्राइवेट होके भी सेंट्रली लोकेटेड है। इसकी वजह यह है कि एक मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए आपको 25 एकड़ की जमीन चाहिए। जो मानक है एनएमसी का वो है 25 एकड़। वो 25 एकड़ में कि भी 2 प्लॉट्स हो सकते हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स एक इसमें रहेंगे और स्टाफ के लिए क्वार्टर्स वगैरह दूसरे इसमें रहेंगे, तो वो थोड़ा दूर भी रहा तो चलेगा। यानी 2 प्लॉट्स 25 एकड़, 2 प्लॉट्स मिला के 25 एकड़ की जगह रहेगी। तो शहर के अंदर 25 एकड़ का प्लॉट ढूंढना बड़ा मुश्किल है कोई भी बड़े शहर में। तो इसलिए आपने जो पूछा कि जायज है कि यदि हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज शहर के अंदर रहा तो डेफिनेटली पेशेंट्स की सुविधा के हिसाब से ज़्यादा अच्छा संयुक्तिक रहेगा। लेकिन यदि वो बाहर भी जाता है तो आप एक समझ लीजिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आप कहाँ पे भी खड़ा कर दीजिए, वहाँ लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि शहर में लाने के बजाय जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ शहर बस जाएगा, शहर बसेगा। क्योंकि पेशेंट जब आता है तो जो रूरल एरिया में से या जो इवन अर्बन एरिया में से आता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट में जाएंगे, जिनके अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है वही मेडिकल कॉलेज में आएंगे। आज एक पेशेंट रूरल एरिया में से आता है, उसको एंजियोप्लास्टी कराना है, तो आज से 10 साल पहले तो वो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये था ही नहीं। तो वो तो बेचारे फिर कुछ नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए ये सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है। जब मेडिकल कॉलेज आता है तो पूरा ये जो लोअर क्लास रहता है या लोअर मिडिल क्लास रहता है, इनकी बहुत बड़ी सुविधा होती है। वही लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आप थोड़ा शहर के बाहर भी ले जाएंगे तो उनको तो बेचारों को तो वहाँ जाना ही चाहिए ना, आने जाने। इसके अलावा और क्या? यदि आप बात के परतवाड़ा का आदमी यदि गाड़गे नगर आए, परतवाड़ा का आदमी यदि वहां पहुंचे, 10 मिनट से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ पहुंचने की सुविधा कन्विंस होनी चाहिए, बस सुविधा वहां पे हो जाए। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि देखिए, पेशेंट जब आता है ना तो अकेला नहीं आता है। एक पेशेंट आता है तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली आती है, उसके रिलेटिव्स उसको मिलने के लिए आते हैं। तो इन सब की सुविधा भी आपको देखना पड़ेगा कि
इनके लिए क्या कन्वीनियंट है। जी। तो आप उतना कन्वीनियंस यदि डेवलप कर प्रोवाइड कर पाते हैं, सको। प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। बसेस रेगुलर हो गई, ऑटो रेगुलर हो रेगुलर हो गई गई, है, दूसरी सर्विसेज क्योंकि रेगुलर है, तो वो शहर में ही आ जाएगा पूरा। क्योंकि आज जैसा हम पीडीएमसी में देखते हैं, तो जो फुटफॉल रहता है वो करीब करीब 20,000 का रहता है। जी, डेली। डेली पेशेंट्स तो आते हैं 1200-1400, लेकिन और कुछ इंडोर रहते हैं। यानी एक के साथ लेकिन में एवरेज में 5-7 लोग आते ही है। हाँ जी, बिल्कुल। और पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा स्टाफ है, ये जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो एक मेडिकल कॉलेज या एक बड़ा हॉस्पिटल, 1000 बेडेड हॉस्पिटल यानी एक इंडस्ट्री हो गई है। तो वो इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, ओटी टेक्नीशियन चाहिए, इतने सारे लोग। अब इन सब की सुविधा आपको देखना पड़ेगा जी। कि इनके लिए आप नहीं क्या बसानी सुविधा पड़ेगी सारी की सारी, पूरा ऊपर नया हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना तो पड़ेगा। वो सुविधा आने यदि जाने को वहाँ सुविधा चाहिए, रहने वो की सुविधा सुविधा आप चाहिए, डेवलप खाने कर पीने की पाते सुविधा हैं तो चाहिए। कोई हर्ज नहीं है। इसे डॉक्टर साहब जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की टेक्निकल रूप और दूर और नजदीक होने के जो हर व्यक्ति ने बताया। एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर साहब और है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, आपका मेडिकल कॉलेज है, कितनी प्रतिस्पर्धा रही है आप लोगों में, और नहीं आने देने में कहीं आपका भी रोल है इसमें? ये एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्लियरली बताता हूं कि मेडिकल कॉलेजेस बढ़ना ये अपने देश के लिए एक जरूरी बात है। आप जितने डॉक्टर्स बना रहे हो, आज करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स ईयरली एडमिशन लेते हैं, यानी हर 1 लाख साल तो 1 लाख के ऊपर डॉक्टर्स निकलेंगे। अपनी जरूरत है उसकी, बिल्कुल जरूरी है। आज भी आप रूरल एरियाज में चले जाइए, तालुका प्लेसेस में चले जाइए, क्या फैसिलिटीज है हेल्थ के लिए। क्या वहाँ के लोगों की मंशा नहीं रहेगी कि उनको भी अच्छी फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उनको भी अच्छे डॉक्टर्स मिलना चाहिए। फिर जैसा अपन देखते हैं कि आज अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत के बाहर डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, करीब 30-40 हजार लोग चले जाते हैं। 40% आदमी बाहर जा रहा है डॉक्टर बनने। यदि आप यहाँ पे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस लाओगे तो डेफिनेटली आपके ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होंगे, तो आप उतना फॉरेन एक्सचेंज बचा पाओगे। उसकी फायदे बहुत है। जहां तक आपने बोला कि प्रतिस्पर्धा, कॉलेजेस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। ये देखिए, एक इंस्टीट्यूशन रहती है, उसका एक कल्चर रहता है और वो कल्चर टिकता है। पीडीएमसी कई सालों तक के अकेला कॉलेज था, उसके बाद 2 कॉलेजेस आए। हमारे पास से कोई स्टाफ छोड़ के चले गया या तकलीफ में आ गया ऐसा कुछ या नहीं? तकलीफ में आ गया, हम ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। वो भी कॉलेजेस अपनी अपनी तरह से अपना अपना स्टाफ जुटा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा रहे हैं। सभी के लिए जगह है, बहुत सारी स्पेस है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और कंपैरिजंस भी नहीं रह सकते। हमारा 40 साल 42 साल पुराना कॉलेज है, उनका कॉलेज आज 2 साल पुराना था। गवर्नमेंट मेडिकल कर गया लेकिन है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत बड़ा फर्क गिरता है। आज फाइनेंसेस उनके पास है, वो आज नए नए टेक्नोलॉजी जरूर ला पाएंगे, तो इसलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ सभी कॉलेजेस ने अपना अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स बनाएंगे वो इम्प्रूव होना चाहिए, ताकि वो पूरे जैसे आज भी भारत के जो डॉक्टर्स है, भारत में बने हुए डॉक्टर्स है, ये पूरे वर्ल्ड फेमस हैं। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में आप कोई भी कंट्री में चले जाइए, आपको इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे और वहाँ पे अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो आप जितने अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स बनाओगे उतना आपका नाम होगा। बात कर रहे थे अमरावती मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की और उसके मानक को पूरी करने की। कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सारी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ही लेगी। ना अमरावती में जो प्रश्न उठा कि भाई ये तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, गवर्नमेंट का काम है, और वर्तमान में यहाँ होना चाहिए, वहां निश्चित रूप से शहर में होना चाहिए, सबको चाहते हैं, लेकिन नई जगह होती तो वहां पूरा शहर भी बस जाएगा। ये भी बात उतनी ही सही है। कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक मंडी, एक मार्केट तरीका बन जाता है। अमरावती एक मेडिकल कॉलेज के लिए हब बन जाएगा। 3-4 यदि मेडिकल कॉलेज है तो साथ में डेंटल भी है, आयुर्वेदिक भी है, ये भी है। तो एक बहुत बड़ी मेडिकल की इंडस्ट्री करके अमरावती में डेवलप हो सकता है। मुझे लगता है कि जहाँ इंडस्ट्री डेवलप होती है तो प्रतिस्पर्धी हम नहीं कहते रहे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ऐसी आ जाए ताकि
उनके साथ में उनका भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ते चल जाता है और अच्छा काम करने की प्रतिस्पर्धा लेंगे, अपना काम अच्छा करने की कोशिश करें। कहीं न कहीं तो कंपेयर आएगा कि भई जे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमारा कॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैं उस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा था कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अपन कम पड़ता है, अपने पास में कोई मशीनरी, तो वो हम भी लाएँगे। तो इसमें निश्चित रूप से अमरावती शहर का, अमरावती के जिनको इलाज कराना है और जो अमरावती में शिक्षा लेने हैं, निश्चित रूप से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम भी कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब आपकी भी कोशिश रहेगी कि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्दी निर्माण हो और एक पूरी बैच जहाँ पे भी बने वहीं बनना है, सारी फॉर्मेलिटी करीब-करीब हो रही है। जल्दी से जल्दी बने, समय ना लगे क्योंकि जो पेच में अटका हुआ है शायद उसको साल, डेढ़ साल लगता है, ऐसे ही 2 साल हो गए हैं और 1 साल और 3 साल लेट यानी लगने को डॉक्टर बता रहे हैं 5 साल लगते हैं। 8 साल बाद यदि मेडिकल कॉलेज बनता है, समय जो लगेगा, लगेगा लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि रही डॉक्टर साहब ने जैसे बताया तो बहुत जल्दी भी ये काम हो सकता है। आपने बढ़िया मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो यही कहूँगा कि ये अमरावतीकरों के लिए बहुत बड़ा एक मौका है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ आ गया है। साथ में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी फंक्शनिंग है। तो सुविधा के हिसाब से अब अमरावती में मुझे तो भी ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा फील्ड रह गया है, जिसके लिए नागपुर जाना पड़े। एंड अमरावती से 300 डॉक्टर हर साल निकलेंगे, ऐसा निकलना है ही कि निकलना है। एक बड़ी संख्या 300 डॉक्टर अमरावती से निर्माण करना एंड डॉक्टरों की फैक्ट्री अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। होता है तो ऐसा अच्छा है। सभी को बहुत-बहुत मेडिकल कॉलेज की शुभकामनाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।